अगर मनीष कश्यप पे कोई केस होता है तो बाकी जो 5-6 और नाम बता रही हैं उन पर केस क्यों नहीं होगा? उन पर भी होगा। और नेशनल पोर्टल का कोई भी न्यूज़ चैनल हमको एक नाम बता दीजिए जो सरकार के खिलाफ आज तक बोला हो, अगर वो बोलेगा तो रवीश कुमार बनेगा, उसको निकाल दिया जाएगा, उसका चैनल खरीद लिया जाएगा। तो तमिलनाडु पुलिस इसलिए ले गई कि जिसने बिहारियों को मारा था वहाँ, आप मुझे बताएं ताकि हम उनको सज़ा दें वहाँ पर। अगर पुलिस गुनाहगार है तो पुलिस को भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, अगर मनीष गुनाहगार है तो मनीष पे भी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने की नाम नहीं ले रहा है। कल ही तमिलनाडु पुलिस के द्वारा उन्हें तमिलनाडु ले जाया गया है और लोगों के बीच इस संशय का विषय बना हुआ है कि तमिलनाडु में उनके साथ क्या हो सकता है, क्या उनको टॉर्चर किया जा सकता है, या फिर जैसे बिहार पुलिस के बारे में उन्होंने कहा कि उनको किसी तरह का कोई टॉर्चर नहीं किया गया, एक नॉर्मल पूछताछ ही की जा रही थी। इसी सब मुद्दे पर हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट SK मिश्रा सर हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किन किन धाराओं के तहत उन पे FIR हुआ है? सबसे वो तो FIR देखना पड़ेगा। मुस्लिम पे जो धारा लगाई गई है वो IT एक्ट का है, इकोनॉमिकल ऑफेंस का है, और 471 है, 468 है, 120B है। इसमें कुछ सेक्शंस तो बेलेबल है, कुछ नॉन बेलेबल भी हैं, कुछ IT एक्ट के हैं और इकोनॉमिकल ऑफेंस की धाराएं लगाई गई हैं। तो सर, तमिलनाडु में उनके साथ क्या कुछ हो सकता है? तमिलनाडु में चूंकि एपिसोड तमिलनाडु से ही शुरू हुआ है उनका, जो केस किया गया है उन पर, ये तमिलनाडु प्रकरण के बाद ही किया गया है। तो तमिलनाडु में एक्चुअली हुआ क्या है ये जानने का अधिकार आपको भी है, हमको भी है, पुलिस को भी है। तो तमिलनाडु में क्या हुआ था ये पता ही किसी को नहीं है। सिर्फ मजदूरों को मारा गया था, कहाँ मारा गया था और किसने मारा था ये जानकारी तो लेना पड़ेगा पुलिस को ना। तो ये कौन बताएगा? वही बताएगा जो कि वहाँ वीडियो शूट किया था। जैसे जिसने आई विटनेस होकर वहाँ वीडियो शूटिंग किया कि हाँ ये मार रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, तो उसको तो ले जाकर पहचानना पड़ेगा भी कौन आदमी है जो जिसने मारा, सज़ा मिलनी चाहिए। तो तमिलनाडु पुलिस इसलिए ले गई कि जिसने बिहारियों को मारा था वहाँ, आप मुझे बताएं ताकि हम उनको सज़ा दें वहाँ पर। तो ये तो नेक काम है, इसमें गलती कहाँ है? तो ये जाँच के लिए मनीष को यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया गया है। तो उनको कब तक रखा जा सकता है तमिलनाडु में? देखिए, रिमांड की अवधि पुलिस के पास 15 दिन से अधिक की नहीं होती है, इसलिए कोर्ट 1 से 7 दिन ही देता है समय रिमांड का पूछताछ के लिए, जो कि पूछताछ एक बड़ा माने क्या थकाऊ अभियान होता है वो, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कि 1 घंटा या 10 मिनट पूछे बात कर लिए छोड़ दिया गया। कभी कभी ये 12 घंटा 13 घंटा चलता है पूछताछ पूरा, कई जगह घुमाया जाएगा उनको। तो ये 1 से 7 दिन तक कह दिया जाता है। पहली बार इनको मिला था रिमांड यहाँ 1 दिन का, फिर 7 डेज किया गया। अभी तमिलनाडु पुलिस जो है वो ट्रांजिट रिमांड पे ले गई है। ट्रांजिट रिमांड का मतलब होता है कोई ऐसा अपराधी जो उस जिले का ना हो, उस राज्य का ना हो, या दूसरे राज्य को लोग प्रोडक्शन लेते हैं, तो मनीष को प्रोडक्शन पे भी ले जाया गया वहाँ पर। और ये कम बेश 4 या 5 दिन का होगा, 7 दिन का दिया गया, लेकिन 4-5 दिन में ख़त्म होगा, चूँकि मनीष को 31 तारीख को अपीयर होना है तमिलनाडु में और 4 तारीख को अपीयर होना है बेतिया में। तो इनके पास 5 दिन का समय था। तो अगर ये ट्रेन से लेके, बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि भाई फ्लाइट से ले गए या प्लेन से ले गए उसको, अगर वो ट्रेन से ले गए जाते 3 दिन जाने 3 दिन आने में, 7 दिन का अवधि उनके पास में है, तो मुश्किल हो जाता। इसलिए वो फ्लाइट से ले गए हैं, अपनी कार्य ख़त्म करेंगे फिर पहुंचा देंगे वो। सर, IPC की धाराओं के तहत उन पे अभी ये केस दर्ज नहीं हुआ है, तो सर उनको बेल कब तक मिल जाएगा? IPC के धाराओं के तहत भी केस दर्ज हुआ है। अच्छा, पहले? और ये पहला केस नहीं है, इसके पहले भी कई केस इन पर IPC की धाराओं में हो चुकी है। और ये जो भी तमिलनाडु वाले केस हैं ये? हाँ, तमिलनाडु में भी IPC लगाया गया है। अच्छा, 467 है, 471 है, 120B है, 420 है वगैरह सब लगा ही गया उन पर। तो IPC नहीं लगाया गया उन पर। तो अब देखना यह है कि जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है वो धाराएं कितना फिट सटीक बैठती है इनके ऊपर में। तो ये जांच का विषय है कि मनीष ने कोई ऑफेंस अपराध किया है अथवा नहीं किया है। तो ये जांच के बाद ही ना मालूम हो पाएगा, वही जांच चल रहा है। तो क्या कहते हैं, डिजिटल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं उनसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार और फिर प्रिंट मीडिया के पत्रकार इस खबर को छाप चुके थे और दिखा चुके थे, लेकिन इस मैटर पे डिजिटल मीडिया के ही पत्रकारों पर केस क्यों हो रहा है? सिर्फ मनीष कश्यप ही नहीं है, मनीष कश्यप के अलावा 3-4 और पत्रकार है डिजिटल मीडिया के जिन पे केस किया गया है सरकार की तरफ से। सही बात है, ये वही पत्रकार हैं जो मनीष कश्यप के या तो पहले या मनीष कश्यप के बाद या उनके साथ तमिलनाडु में मौजूद थे, जहाँ से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, मजदूरों की भीड़ लगी हुई है, वहाँ वो फ्लैश कर रहे हैं, तिरुपुर गए वहाँ देख रहे हैं कि क्यों मारा गया, उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये वही पत्रकार हैं जो मनीष के साथ, अगर मनीष कश्यप पे कोई केस होता है तो बाकी जो 5-6 और नाम बता रही हैं उन पर केस क्यों नहीं होगा?
उन पर भी होगा। ऑफेंस तो वही है, जो मनीष कश्यप ने किया वही काम वो भी किए हैं। अगर उनको छोड़ दिया या तो फिर एक नया सवाल बन जाएगा, भाई हमारे साथ 5 लोग थे, 4 को छोड़ क्यों दिया गया, हम अकेले क्यों फंस गए। इसलिए उन तमाम लोगों पे किया गया है जिनका नाम हाईलाइट हुआ है कि आप वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे और बिहार में आप वीडियो को वायरल कर रहे थे या बिहार यूपी को दिखा रहे थे आप। सर कानून तो सबके लिए बराबर होता है, तो फिर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को क्यों नहीं केस किया गया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी हुई है ना? नहीं, हमारा डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी जर्नलिस्ट जो होते हाँ हैं। हाँ, या किसी टीवी पे ऐसा आया, न्यूज़ आया है क्या? बेशक सारे सब नेशनल न्यूज चैनल पे आए थे। आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, आप दीजिए हमको, कोर्ट में दे देंगे उसको हम। नेशनल पोर्टल का कोई भी न्यूज़ चैनल हमको एक नाम बता दीजिए जो सरकार के खिलाफ आज तक बोला हो। अगर वो बोलेगा तो रवीश कुमार बनेगा, उसको निकाल दिया जाएगा, उसका चैनल खरीद लिया जाएगा। चूँकि हाईजेक सिस्टम चल रहा है ना, हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जो सामने है वो बता रहे हैं। जितने भी आप न्यूज़ चैनल का नाम जानती हैं नेशनल पोर्टल पे, वो कभी आप दिखा दीजिए सरकार के खिलाफ कोई बोला हो, कोई नहीं बोलेगा, वो सरकार के समर्थन में बोलते हैं। तो जिसने भी ये हिम्मत की भारत में, उनको पनिशमेंट तो मिलेगा ही उनको। तो सर बेल कितने दिनों में मिल जाएगा मनीष कश्यप को? अब पहले बेल तो फाइल करें, जैसे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ आप शादी की बात करना शुरू कर दी, अभी तो पहले बेल फाइल करें वो। अभी तो इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, फिर वो पटना आएंगे, यहाँ बेल फाइल करेंगे, बेल कंसिडर किया जाएगा, बेल में उनके जो एंटीसीडेंट मंगवाया जाएगा कि इन पे और कितने मुकदमे चल रहे हैं, उन सारे मुकदमों का एक फेयरलिस्ट बनेगा। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा, फिर दोनों पक्ष की बहस होगी, डिफेंस भी अपना बहस करेगा, प्रोसिक्यूशन भी बहस करेगा, दोनों अपना बहस करेंगे। बहस करने के बाद जज साहब अपना फैसला देंगे कि बेल देने लायक है, बेल या जेल, ये तय तो न्यायालय करेगा। और न्यायालय में आने के बाद एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि कौन गुनाहगार है। अगर पुलिस गुनाहगार है तो पुलिस को भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, अगर मनीष गुनाहगार है तो मनीष पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो न्यायालय तय करेगा। लेकिन ये मनीष के न्यायालय में प्रार्थना करने के बाद, कि पहले मनीष आए, अपना बेल प्रेयर वहाँ करें, उसके बाद ही हो पाएगा। सर बहुत सारे नेता लीडर हैं जिन पे बहुत ही संगीन मामलों में उन पे एफआईआर है, रेप, बलात्कार, हत्या, इस तरह से, लेकिन वो भी राजनीति कर रहे हैं और खुले तौर पर कर रहे हैं। लेकिन एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार इन्फॉर्मर के तौर पे कोई खबर दिखा रहा है तो उनको, या फिर कोई भी पत्रकार है, उसको प्रेशराइज किया जा रहा है सरकार की तरफ। नहीं, अगर आप कोई नेता होती तो यही बोलती कि नहीं सरकार बहुत अच्छी है, क्योंकि हम जितना गुनाह कर लेते हैं और हम लोग का अपना एक अलग कानून है, खास कानून है। और अगर कोई ऐसा कोई प्रावधान है जहां हमको अंदर किया जाएगा तो कानून बदल देंगे। पार्लियामेंट मेरा है, असेंबली मेरा है अपना। तो सर ऐसा कहा जा सकता है कि राजनीति अपराधियों के लिए पनाहगार बन चुकी है? हम नहीं कह सकते हैं, इस मंच से हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन जितने भी राजनीतिक अपराधी हैं अभी जेल के अंदर हैं, वो सब जेल के अंदर है। न्यायालय में मामला अगर आएगा तो न्यायालय छोड़ना नहीं जा रहा है किसी को भी। आप प्रूफ कर दीजिए कि वो गिल्टी है, उनका गिल्ट अगर प्रूफ हो गया तो कन्विक्शन उनको होगा। ऐसे कई नेता हैं जो जेल में पड़े हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो जेल में पड़े हुए हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनका सब हो जाता है, सब जेल में पड़े हुए हैं। अभी देखिए बिहार में हमारे जो माननीय अनंत सिंह साहब थे, उनकी चली गई विधायकी, जेल में है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी हैं, उन पर भी चार्ज फ्रेम हुआ, जेल चले गए। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है दिल्ली वाले, जेल के अंदर है। सत्येंद्र जी जेल के अंदर है। कलमाड़ी भी जेल के अंदर थे। पी चिदम्बरम हमारे यहाँ इतना बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो भी जेल घुमाए। तो न्यायालय में आने के बाद बचने का स्कोप नहीं है। आप बच इसलिए रहे कि न्यायालय में आप नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई दुर्घटना अगर हो जा रही है, आप एफआईआर नहीं करेंगे, पुलिस कहाँ पकड़ेगा किसी को भी? आप कंप्लेन तो करें। आपको 2 रुपये की ज़रूरत पड़ती है तो माँ से मांगती हैं कि माँ 2 रुपया दो, मिल जाता है। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, अब माँ भी कुछ जानती नहीं है, कैसे मिल पाएगा आपको? तो आप न्यायालय में न्याय मांगिएगा तो आपको न्याय मिलेगा, वहाँ से अन्याय वहाँ नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सर। बाकी हमारे साथ चर्चा करने के लिए पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट SK मिश्रा सर थे। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, आप देख रहे थे लोक तक भारत। धन्यवाद।